सो यहाँ तक हमने कल देख लिया था कि ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फ्यूडिशरीज में स्टोरेज लिमिटेशन का भी देख लिया था, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सामने आया था कि ये जो स्टोरेज लिमिटेशन है ये गवर्नमेंट एंटिटीज पे नहीं लगेगी। अब डेटा फ्यूडिशरीज की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं इसमें, और हमारे कुछ राइट्स भी दिए हैं, हमारे अधिकार भी हैं। क्या है? ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसिंग, कि प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हो आप, कितना प्रोसेस कर रहे हो डेटा को, आखिर क्या क्या उस प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, हमारी डेटा का कैसे प्रोसेसिंग आप कर रहे हो, उसका यूज कहाँ कर रहे हो। सीक करेक्शन एंड इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा, आप करेक्शन भी करवा सकते हो और इरेजर भी करवा सकते हो। जैसे आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप सही करा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो रिकॉर्ड हो गई, ऐसा नहीं, उसको आप करेक्ट भी करवा सकते हो। इरेजर मतलब उसको आप डिलीट भी करवा सकते हो। नॉमिनेट अनदर पर्सन टू एक्सरसाइज राइट्स इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी, अगर डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी है, इनकैपेसिटी मतलब आप कैपेबल नहीं हो उसको करने के लिए, तो क्या है, नॉमिनेट आप कर सकते हो किसी अदर पर्सन को जो कि ये काम आपके लिए कर सके वो। ग्रीवांस रिड्रेसल, ऑब्वियसली ये एक राइट है हमारा कि हमें हमें अगर कुछ इश्यू है तो वो कंपनी उसको क्या करेगी, रिजॉल्व करेगी। अब एग्जाम्पशंस पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही पार्ट जो है वो है मतलब बोन ऑफ कंटेंशन। तो क्या है, the rights of data principal and obligation except data security will not apply in specified cases including prevention and investigation of offenses। अगर किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ये जितने भी ये जो है ना ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमने राइट्स डिस्कस किए, ये सब नहीं लगेंगे उस पर। एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स और क्लेम्स, कोई क्लेम उठा रहा है किसी चीज के ऊपर, तो जैसे ऑफेंस कुछ क्राइम हो गया सपोज करो, तो उसमें हम फिर उस ये सारे राइट्स वगैरह एप्लीकेबल नहीं होंगे कि हमारा अधिकार है, ये कुछ नहीं, आपने क्राइम किया तो आपकी ये सारी डिटेल यूज की जा सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन, अब फिर देखो कितनी बड़ी बात आ गई। डिमोनेटाइजेशन कैसे हुआ था, लॉ बना के हुआ था या नोटिफिकेशन से हुआ था, अभी वाला 2016 वाला? नोटिफिकेशन से। यहाँ इन्होंने एक और क्लॉज क्या डाल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन से क्या कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है सर्टेन एक्टिविटीज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द बिल। सपोज करो कल को गूगल जो है बहुत बड़ी कंपनी है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि चलो सेंट्रल गवर्नमेंट का इच्छा हुआ, की इच्छा हुई कि चलो गूगल को एग्जेम्प्ट कर देते हैं कि जैसा मर्जी वैसे प्रोसेसिंग करे डेटा की, एक नोटिफिकेशन निकाल दिया सिंपल साइन करके कि ये लो। तो ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ी बात है जो कि इसमें एक्ट में लिखी गई है कि एक सिंपल नोटिफिकेशन जारी करके क्या कर सकते हैं, उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी को। और प्रोसेसिंग बाय मतलब एग्जाम्पशंस में क्या क्या हैं, और एक तो प्रोसेसिंग बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, ये तो हमने देख ही लिया था कि गवर्नमेंट एंटिटीज का एग्जाम्पशन है ना बेसिकली, कि मतलब इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, यानी कि अगर उनको लग रहा है कि भारत की सुरक्षा को कोई खतरा है तो वो क्या कर सकते हैं, उस एंटिटी को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो आशीष है, ठीक है, आशीष कोई बहुत बड़ा मतलब विस्फोट करने की प्लानिंग कर रहा है और उसकी खबर लग गई है आईबी वालों को, तो वो क्या करेंगे, फिर ये कानून कायदे उस पर लागू नहीं होंगे। अगर उनको लग गया एक बार कि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है इसकी डेटा निकालना, तो वो इसकी पूरी डेटा निकाल के उसको प्रोसेस कर सकते हैं। रिसर्च वगैरह के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। डेटा का यूज़ अगर रिसर्च वगैरह के किया जा रहा है तो वो कर सकते हैं। अब एजुकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि अगर कोई भी उस चीज में इश्यू आ रहा है, उस चीज से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कोई उसके अंदर नया डेवलपमेंट करना है या कोई चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे, एक एजुकेटिंग अथॉरिटी बना दोगे जो इसको मैनेज करेगी पूरा। उसका हम नाम क्या देंगे, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ये उसका नाम है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखो, आपने बॉडी तो बना दी है ना, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो है पूरा इस डेटा प्रोटेक्शन का ध्यान रखेगा, सारे इससे रिलेटेड मैटर यही देखेगा। पर अब इसके अंदर भी एक इशू है, वो क्या इशू है अभी आएगा, ठीक है, वो हम देखेंगे कि क्या इशू है। और एक पॉइंट ये भी पढ़ लेते हैं उससे पहले कि ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई कंट्रीज वेयर ए डेटा फिडुशियरी में ट्रांसफर पर्सनल, मतलब हमारी गवर्नमेंट है वो नोटिफाई कर सकती है सिर्फ
कि हमारी डेटा किसी और कौन कौन से देशों में एप्लीकेबल है, मतलब बेसिकली हमारी जो डेटा है कहाँ कहाँ भेज सकती है कंपनीज, कौन से देशों में भेजेगी, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। फिर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो सब चीजें मैनेज कर रहा है। सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि मैं गवर्नमेंट हूँ और मैंने एक बहुत सब लोगों की डेटा इकट्ठा करके और एक सर्वर पे डाल दी, और मैंने उस सर्वर का जो इंचार्ज है वो किसको बना दिया, मेरे किसी दोस्त को बना दिया कि अरे भाई तुम बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैनेज करो डेटा, है ना। मैंने क्या उसका टैलेंट देखा? नो सर। नहीं देखा, मैंने उसका कुछ नहीं देखा, मैंने उसको सिर्फ क्या कर दिया, मेरा दोस्त है इसीलिए मैंने उसको बना दिया कि चलो तुम बैठ जाओ, तुम आराम से पूरा मैनेज करो। तो ये प्रॉब्लम सबके दिमाग में अभी क्या चल रही है कि जो ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उसका कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, सिलेक्शन प्रोसेस, टर्म्स एंड कंडीशन, मैनर ऑफ रिमूवल, ये सब कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सब कुछ, ये जो हमारी पूरी डेटा है इसको जो प्रोटेक्ट कर रहा है जो बोर्ड, वो क्या है, किसके कहने पे चलेगा वो? सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे चलेगा। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है क्या, बताओ? इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है ना। अब जैसे मान लो, सपोज करो कि सीबीआई है ना, सीबीआई क्या एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें सारे रिक्रूटमेंट कर रही है, सभी लोगों को वही कर रही है, उनकी तनख्वाह सब कुछ वही सेट कर रहे हैं, प्लस जितने भी उसका जो चेयरमैन है उसको भी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है, उसका कैसे उसको हटाना है वो प्रोसेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है, कितने दिन के लिए उसको काम पे रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट ही बता रही है। तो क्या सीबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी रही क्या? नो सर। नहीं रही। तो उससे आपको लगता है कि कुछ इश्यू आ सकता है सीबीआई में, मतलब सीबीआई की वर्किंग पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? आप बताओ आशीष, आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा उससे? सर पड़ेगा फर्क। क्या पड़ेगा? क्योंकि वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, तो वो उसके हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। हाँ, जहां बोलेंगे उसको वो पकड़ेंगे, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ देंगे, है ना, जिसके घर रेड करना है उसको रेड करेंगे। तो ऐसे ये इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये देखा कि ये इसमें एक इश्यू आ रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा अगर ऐसा हुआ तो। फिर इसका फंक्शन देख लेते हैं। बेसिकली इसका फंक्शन क्या क्या रहेगा, एक तो मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड इम्पोजिंग पेनल्टी, यानी कि जो रूल्स हैं उस, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही कंपनीज, या फिर जो एंटिटीज हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज या जो भी कंपनी है, जो भी बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रूल्स को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर नहीं करी तो इम्पोज करेंगी पेनल्टीज उन पे। डायरेक्टिंग डेटा फ्यूडिशरीज टू टेक नेसेसरी मेजर्स इन द इवेंट ऑफ डेटा ब्रीच, अगर डेटा ब्रीच होता है तो सबसे पहला काम डेटा फ्यूडिशरीज का ये होगा कि इस बोर्ड को इन्फॉर्म करे, कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करे कि क्या हुआ है, एक डेटा ब्रीच हुआ है। डेटा ब्रीच मतलब आपकी जैसे थोड़े दिन पहले वो डोमिनोज की सारी डेटा ब्रीच हो गई थी, आपको याद होगा, है ना। आपके जितने भी मतलब नेम, मोबाइल नंबर एटसेट्रा सब कुछ उसमें हो गया था, मतलब पब्लिक हो गए थे वो सारी चीजें। हियरिंग ग्रीवेंसेस मेड बाय अफेक्टेड पर्सन, अगर किसी की डेटा का कुछ ब्रीच हुआ है, कुछ इश्यू हुआ है, तो वो क्या करेंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी काम करेगा ये बोर्ड। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। अब इसमें हम की इश्यूज देख लेते हैं कि ये इश्यूज क्या क्या हैं बेसिकली। तो इश्यूज ये हैं, एक तो जो मैंने आपको बताया वही वो सबसे बड़ा इश्यू है कि एग्जाम्शन ऑफ द एग्जाम्शन टू द स्टेट। अब आपने वैनेसा पढ़ा होगा, आर्टिकल 12 पढ़ा होगा आपने, स्टार्टिंग में आ जाता है व्हाट इज ए स्टेट, कैन यू टेल मी? हम स्टेट किसको बोलते हैं? देखो लिखा हुआ भी है, यहाँ से आप हिंट ले सकते हो।
क्या हुआ, नहीं बताओगे? देखो क्या होता है, ये आशीष कहाँ चला गया? सो व्हाट इज स्टेट, कैन यू टेल मी वेनेसा? स्टेट हाँ सर। किसको बोलते हैं? देखो, आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, स्टेट किसको बोलते हैं? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, अथॉरिटीज एंड कंपनीज सेट अप बाय द गवर्नमेंट, ये सब किसके अंदर आती है? इनको हम स्टेट बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं ना कि स्टेट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, स्टेट विल डू, तो ये स्टेट है क्या आखिर? स्टेट का मतलब ये होता है कि जितनी भी सरकारी चीजें हैं ना, उनको स्टेट बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल बॉडीज हो गई, अथॉरिटीज हो गई, या जो सरकारी कंपनीज है, वो सब स्टेट कंसिडर होती है, स्टेट बोलते हैं उनको। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें स्टेट वर्ड का क्या मीनिंग है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जगह स्टेट का यूज किया है कि स्टेट विल डू दिस, स्टेट विल डू दैट। तो ये स्टेट क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि स्टेट इज व्हाट, इट इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड अथॉरिटीज। आप क्लियर है मैंने साहब को? यस सर। ठीक है। तो कुछ चीज नहीं भी आए ना, तो आप फटाफट बोल दिया करो कि आई डोंट रिमेम्बर, या फिर, है ना, तो आई कैन एक्सप्लेन दैट ऑन द स्पॉट ओनली। तो देर आर सेवरल प्रोविजंस दैट बार गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोसेसिंग द डेटा आर्बिट्ररीली, यानी कि मतलब, देखो, एग्जेम्पशन स्टेट को दे दिया है हमने कि गवर्नमेंट एंटिटीज को है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पावर्स है उनके पास डेटा प्रोसेस करने का, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनके ऊपर लागू नहीं होगा। पर कुछ प्रोविजंस हैं जो कि क्या है, इसको रोकते हैं। मतलब आर्बिट्ररी जो प्रोसेसिंग होती है डेटा की, आर्बिट्ररी यानी मनमानी प्रोसेसिंग करने से कुछ ऐसे भी गाइडलाइंस हैं जो रोकती है स्टेट को। वो क्या है, अब देखो, ये गाइडलाइंस आपकी यूजफुल कैसे है कि मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी आंसर लिख लो, जैसे GS2 में मेंस में आपके क्वेश्चन आ गया, डेटा प्रोटेक्शन बिल हैज बीन ए वेरी, है ना, जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया वैसा सा क्वेश्चन आपके मेंस में आएगा। तो उसमें आपको यही पूछा जाएगा कि व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, एंड आर देयर एनी गाइडलाइंस विच आर हेल्पिंग। तो क्योंकि सबसे बड़ा इशू अभी क्या आ रहा है कि एग्जेम्प्ट कर दिया ना स्टेट को, वो एक इशू आ रहा है। तो क्या ऐसी कोई गाइडलाइन है जो कि रोकती है इन चीजों को? तो आप उस आंसर में लिखोगे हाँ, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि रोकती हैं स्टेट को ऐसे मनमानी करने से, ऐसी मनमानी डेटा को प्रोसेस करने से रोकने वाली कुछ गाइडलाइंस हैं। वो क्या गाइडलाइंस हैं? एक तो ये केस हुआ था PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1996 में, है ना, द पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, यानी कि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर आपको कोई भी, मतलब ये आप उसमें भी यूज कर सकते हो ना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में भी यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक एग्जांपल ये भी है, डेटा प्रोटेक्शन वाला बिल, है ना। तो इसमें भी क्या है, काफी पावर हो गया ना इनके पास, एग्जीक्यूटिव के पास। तो एस्टेब्लिशिंग नेसेसिटी, पर्पस लिमिटेशन, स्टोरेज लिमिटेशन, यानी कि जब भी आप किसी भी डेटा प्रिंसिपल की डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको तीन चीजें उसमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी है वो तीन चीजें? एस्टेब्लिशिंग नेसेसिटी की, हाँ ये जरूरी है डेटा, इसीलिए हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं। पर्पस लिमिटेशन, यानी काम क्या है, क्यों प्रोसेस कर रहे हो, पर्पस क्या है आपका। थर्ड, स्टोरेज लिमिटेशन, इसका तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि एक टाइम लिमिट फिक्स हो कि भाई कब तक ये डेटा स्टोर रखोगे, है ना। तो ये तीन चीजें मैंडेट करी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर गवर्नमेंट अगर कोई भी डेटा प्रोसेस कर रही है तो ये तीन चीजें उसको बतानी पड़ेगी, क्यों कर रहे हो, कब तक करोगे, और नेसेसिटी क्या है उसकी। ठीक है, आपको समझ तो आ रहा है ना, मतलब ऐसे ऊपर से तो नहीं जा रहा है सब कुछ? सर आ रहा है समझ में। ठीक है, मतलब क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। श्री कृष्णा कमेटी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी। ये आप इस आंसर में भी लिख सकते हो, ये आप अलग अलग डिफरेंट आंसर्स में भी लिख सकते हो, डेटा डिजिटल डेटा क्या, उसमें भी आप लिख सकते हो। श्री कृष्णा कमेटी की काफी सारी रिकमेंडेशन थी, जैसे कंक्लूजन लिखते हैं ना मेंस के आंसर में,
तो ऐसे कमेटी का नाम लिख देते हैं कि इस कमेटी ने ऐसा ऐसा कहा था, उस कमेटी की अगर हम बातें माने तो हम एक अच्छा डेटा प्रोटेक्शन बिल बना सकते हैं। ऐसे कंक्लूजन में किसी कमेटी का आपने नाम लिख दिया तो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कॉपी चेक करने वाले के ऊपर, कि हाँ इन्हें कुछ कॉन्क्रीट चीजें पता है ना। तो श्री कृष्णा कमेटी ने भी क्या सजेशन दिया था, इट रिकमेंडेड दैट इन केस ऑफ प्रोसेसिंग ऑन ग्राउंड सच एज नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस ऑब्लिगेशन अदर देन फेयर एंड रीजनेबल प्रोसेसिंग एंड सिक्योरिटी सेफगार्ड शुड नॉट अप्लाई। अब इसका मीनिंग आप मुझे बताओगे। सर पता नहीं। पता नहीं, एक बार पढ़ के बताओ। चलो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड करके बताओ। कुछ आ रहा है समझ में? सर फेयर एंड रीजनेबल प्रोसेसिंग्स के अलावा कोई और मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए। हम्म। यानी उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि प्रोसेसिंग ऑन ग्राउंड्स सच एज नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि प्रोसेसिंग ऑन ग्राउंड्स, ग्राउंड्स मतलब कारण, बेसिकली किस कारण से आप कर रहे हो, प्रोसेसिंग ऑन ग्राउंड्स सच एज नेशनल सिक्योरिटी, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो, या फिर प्रिवेंशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस, किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हो, है ना। यस सर। अगर ये दो रीजन हैं, obligations other than fair and reasonable processing and safeguard should not apply। ठीक है, obligations other than fair and reasonable process should not apply, यानी कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मतलब बेसिकली क्या है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं बेसिकली कि डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोटेक्शन का हम लॉ पढ़ रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन का लॉ है और उस डेटा प्रोटेक्शन के लॉ में कुछ इश्यूज हैं, उन इश्यूज के ऊपर श्री कृष्णा कमेटी की हम एक रिपोर्ट देख रहे हैं कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया था। ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या प्रोविजन था कि गवर्नमेंट आर्बिट्ररी प्रोसेसिंग ना करे, ऐसे कुछ प्रोविजंस थे क्या, आर्बिट्ररी प्रोसेसिंग को रोकने के लिए कुछ प्रोविजंस थे क्या। तो हाँ, हम देख रहे हैं कि हाँ, श्री कृष्णा कमेटी थी 2018 में जो बनी थी, उस कमेटी ने कुछ सजेशंस दिए थे। वो सजेशन क्या थे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो, अगर गवर्नमेंट है वो कोई भी डेटा को प्रोसेस कर रही है, किसके लिए, एक तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए या फिर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस यानी ऑफेंसेस को रोकने के लिए, तो फेयर एंड रीजनेबल प्रोसेसिंग के अलावा जो ये अदर जो भी सेफ गार्ड्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, फेयर एंड रीजनेबल प्रोसेसिंग। अब फेयर एंड रीजनेबल क्या, बहुत ही वेग वर्ड है, यानी इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। फेयर एंड रीजनेबल, सपोज करो कि मैं आपके पास जाता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं एक फरारी कार खरीदना चाहता हूँ, और आप उसका, आपके पास फरारी का शोरूम है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, यार फेयर एंड रीजनेबल प्राइस लगा लो, है ना। तो अब फेयर एंड रीजनेबल क्या हो सकता है, फेयर एंड रीजनेबल मान लो सपोज करो कि मैं बहुत टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन हूँ ऑफ इंडिया हूँ, तो मेरे लिए बहुत मतलब करोड़ 2 करोड़ रुपए भी क्या है, फेयर एंड रीजनेबल ही है। लेकिन जो बहुत गरीब आदमी है मेरी तरह है, मतलब एक्चुअली में, है ना, तो उसके लिए क्या है, 1 1.5 करोड़ बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट है। तो फेयर एंड रीजनेबल एक बहुत ही वेग वर्ड है। अब ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये पता है कहाँ काम आएगी आपके, ये काम आएगी आपको क्वेश्चंस को एनालिसिस करने में, किसी भी पॉलिसी का एनालिसिस करने में। अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसे टर्म्स दिखें कि फेयर एंड रीजनेबल लिखा हुआ है, तो ये एग्जैक्ट क्या बताया किसी ने कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, नहीं, इन्होंने सिर्फ लिख दिया कि जो फेयर एंड रीजनेबल लगे वैसा कर लो। ठीक है, कोई सब्जी तो ले नहीं रहे अपन की जब भैया ठीक ठाक लगा लो, सही लगा लो, रीजनेबल लगा लो, ऐसा तो नहीं है। लॉ में हमेशा एग्जैक्ट वर्डिंग्स होनी चाहिए, तो कभी भी किसी भी लॉ में इस तरह की वर्डिंग्स हो, तो आप उसके इश्यूज में, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको इश्यूज पूछे जा रहे हैं, तो उस इश्यूज में आप वो चीज हाईलाइट कर सकते हो कि फेयर एंड रीजनेबल
ये जो वर्ड्स यूज किए हैं, दीज वर्डिंग्स आर वेग, ठीक है, ये आपका एक प्रॉपर पॉइंट बनेगा मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। और उसका एग्जांपल क्या होगा, ऐसे एग्जांपल दे सकते हो। तो थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बट सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि श्री कृष्णा कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि प्रिवेंशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस में और नेशनल सिक्योरिटी में इसका यूज कर सकते हैं। फिर यूके का भी एक लॉ है, यूनाइटेड किंगडम का डेटा प्रोटेक्शन लॉ 2018 provides similar exemption for national security and defense, however they are regulated under the investigative powers। यानी कि यहाँ पे भी क्या है, यूके में भी ये जो डेटा प्रोटेक्शन के लॉ है, ये एकदम आर्बिट्ररी पावर नहीं दिए हैं गवर्नमेंट को कि भाई जैसा मन आप वैसा गवर्नमेंट वैसा प्रोसेस करे, क्योंकि इंडिया वालों में तो क्या एग्जेम्प्ट ही कर दिया पूरे लॉ, कोई भी लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा किसको, गवर्नमेंट एंटिटीज को। लेकिन यूके में क्या है कि हाँ उनको एग्जेम्प्ट किया है, लेकिन उनके जो पावर्स हैं वो इन्वेस्टिगेटिव पावर एक्ट 2016 जो वहाँ का लॉ है उस लॉ के अंडर रेगुलेटेड है, उस लॉ में नहीं है लेकिन किसी दूसरे लॉ में, जैसे इसमें है इन्वेस्टिगेटिव पावर एक्ट 2016। मतलब थोड़ा ऊपर से गया क्या, या समझ में आया? सर आया है समझ में। आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है, मेरे को बता देना थोड़ा कभी मतलब ज्यादा हैवी हो जाए तो आपको लगे कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, तो बोल दिया करो बीच में, है ना, कुछ भी चीज समझ नहीं आए तो। यस सर। फिर वही दूसरा इश्यूज, हम इश्यूज पढ़ रहे हैं अभी, एक इशू हमने पढ़ लिया। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि देखो यूपीएससी में क्या होता है ना कि जो करंट अफेयर्स हैं वो ऐसे नहीं होते कि इस देश का राष्ट्रपति कौन बन गया, इसका यहाँ क्या हो गया, है ना, ये आज इस नदी में कितना पानी ओवरफ्लो हो गया, ये सब नहीं पूछे जाते, कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि यार कब से सर एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मतलब कल का दिन निकल गया, आज का दिन भी निकल गया, कुछ नया तो बता ही नहीं रहे कि ये मेडल किसको मिला, वो बुक किसने लिखी, वो प्राइज किसको मिला, तो वो पूछा भी नहीं जाता है। यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आते हैं। आप टॉप 100 टॉपिक्स जो हैं, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं, डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, इस तरह के आप 100 टॉपिक्स भी अच्छे से पूरा तैयार करके जाएंगे ना, तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी वहां से निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे वो मतलब नहीं होता है कि रोज की नए 10 करंट अफेयर आ गए, वन लाइनर आ गए तो उसको बस याद कर लिया, ये नदी कहाँ है, वो ये कहाँ है, वो कैसा है, ठीक है, वो कुछ नहीं पूछते हैं यूपीएससी में, एकदम डिटेल्ड एनालिसिस उसमें आएगा। अब जैसे इसमें पूछ दिया तो एक स्टेटमेंट बना देंगे कि इक्वल ट्रीटमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड इन डेटा प्रोटेक्शन लॉ टू गवर्नमेंट एंटिटीज एंड प्राइवेट एंटिटीज। तो ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत हो जाएगा, बताओ? गलत होगा सर। गलत हो जाएगा। तो इतना डिटेल्ड, डिटेल्ड मतलब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए तो ये क्या है, एकदम सिंपल सी चीज है, तो आप तुरंत इसको गलत कर दोगे। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को इतना अच्छे से पढ़ा जाता है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं उसमें, करंट अफेयर वन लाइन बेस्ड नहीं आते। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि क्या मतलब, कितना मतलब एक चीज के बारे में डिटेल में क्यों जान रहे हैं, क्या जरूरत है उसकी, तो ये इसीलिए इसको इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है। और इसी तरह करंट अफेयर्स यूपीएससी के होते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज, ये हमने देख लिया है। सब चीज़ों में जो है एग्जेम्प्ट किया गया है गवर्नमेंट एंटिटीज को। तो उससे क्या होगा, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, बता सकते इक्वालिटी बोलो। हो? इक्वालिटी। ओके, तो वो वायलेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही फंक्शन की, अगर ये काम है, ये काम मैं कर रहा हूँ, मुझे 2,000 रुपये मिल रहे हैं वही काम करने के लिए, और एक काम एक और बंदा कर रहा है उसको आप 500 ही रुपये दे रहे हो, तो क्या इक्वालिटी होगी? क्या नहीं होगी, है ना। यही काम जैसे चोरी की, किसी ने चोरी करने पे इसको तो क्या है, 2 साल की सजा दे दी आपने, और इसको क्या बोले, नहीं नहीं जाओ, ये तो अपने वो ताऊ जी का लड़का है, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ऐसा ये राइट टू इक्वालिटी को ये वायलेट कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट एंटिटीज को तो एग्जेम्प्ट कर रहा है और प्राइवेट एंटिटीज के ऊपर इतने सारे कानून कायदे लगा रहा है। ये की इश्यूज जो है लोगों को लग रहा है इसके अंदर रेज कर रहे हैं। फिर एक और इश्यू क्या है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट सारी अपॉइंटमेंट्स कर रहा है, और इतना पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट बन गया है कि इसकी इंडिपेंडेंट जो थॉट प्रोसेस है उसको ये इफेक्ट कर सकता है। समझ रहे हो? देखो कितने सारे इश्यूज हमने लिस्ट कर दिए, यहाँ से देखो आप। एक तो एग्जाम्पशन ऑफ स्टेट, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज, ये पता है आपको, एक चीज बताता हूँ,
ये ऐसा का ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना होता है। जो मैंने कल आपको बोला था ना कि ये वाला टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, तो वो यही चीज है कि अगर आपको कोई की इश्यूज पूछ ले तो आपको ऐसे लिस्ट करके लिखना है ना। पहले एक छोटी सी हेडिंग लिखी, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत, फिर एक छोटी सी हेडिंग लिखी, फिर एक थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन, फिर एक छोटी सी हेडिंग, फिर एक्सप्लेनेशन, पॉइंट वाइज एकदम। ऐसे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और लास्ट में एक जो चीज है वो ये है कि राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी एंड राइट टू बी फॉरगॉटन इज नॉट प्रोवाइडेड। बेसिकली ये राइट्स जो हैं हमारे, राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब क्या है कि अगर हम चाहें कि भाई हमारा डेटा इसे डिलीट कर दो, है ना, हमें नहीं चाहिए आपका, मतलब ये हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, है ना, जैसे मान लो फेसबुक अकाउंट में डिलीट करना चाहता हूँ, ख़त्म ही कर दूँ, मेरा नाम और निशान मिटा दो वहाँ से, तो ऐसे ये सब इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। ये अधिकार जो है हमें नहीं दिया गया है इसमें। जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये बिल पहले भी आ चुका है एक बार अदर फॉर्म्स में, 2018 में आया था, 2019 में आया था, उसमें ये प्रोविजन था, राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी और राइट टू बी फॉरगॉटन, उसमें ये प्रोविजन था। अब देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा प्रीलिम्स का। ऑल दो the data portability and right to be forgotten was provided in 2018 and 19, but it has not yet been it has been provided explicitly in the 2022 draft, and it has strengthened the right of data principles। तो ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? फॉल्स होगा सर। फॉल्स हो जाएगा, हाँ। एकदम देखते ही आपको दिमाग में आएगा कि अरे कहाँ दिए राइट, तो हमें दिए नहीं 2022 वाले में, 18-19 वाले में तो थे। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, इनको रटना नहीं है, आपको समझना है, समझ लोगे आपका काम हो गया। ये चीजें आप बहुत जगह यूज कर सकते हो, GS2 में भी यूज कर सकते हो, है ना, और इसको आप GS4 में एथिक्स में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये हो गया। अब जब 2019 वाला बिल आया था ना, उसको जेपीसी ने, जेपीसी आपने पढ़ी होगी, पार्लियामेंट वाला चैप्टर आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो उसमें आएगा जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये क्या है, कोई भी बिल होता है ना तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है ताकि उसको एनालिसिस कर सके। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिकमेंड किया था रिटेनिंग दीज राइट्स की ये राइट होने चाहिए। अब ये लाइन है ना, ये लाइन इतनी हैवी लाइन है कि आप इसको एग्जांपल्स के रूप में यूज कर सकते हो। ये वही पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मतलब यूजलेस कुछ भी नहीं है इसमें कि जो आप नहीं लिख सकते। मैंने वही पॉइंट्स लिखे हैं जो आप मेंस के आंसर में लिखोगे, क्योंकि प्रीलिम से पहले मेंस आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मेंस आपका प्रिपेयर्ड है, ऑब्वियसली आप 2 ढाई 3 महीने में पूरा प्रीलिम्स प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम्पल के रूप में आप लिखोगे, दिस बिल रिकमेंडेड रिटेनिंग दीज राइट्स। जब क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या इशू थे, उसके वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो आंसर में जब वे फॉरवर्ड आता है तब वहां पे आप लिख सकते हो कि देखो जेपीसी ने भी बोला था। अब एक एस्पिरेंट ये आंसर लिख के आ रहा है कि भाई राइट्स तो होने चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है ना, राइट्स नहीं होंगे तो ये मैं तो मतलब रूठ जाऊंगा, राइट तो दो मुझे, है ना। एक तो इस टाइप के आंसर लिखते हैं कुछ एस्पिरेंट्स, मतलब इतने जनरलाइज्ड आंसर होते हैं उनके, कोई भी स्पेसिफिक चीज नहीं लिखी हुई होती। और एक आंसर में ये लिखा होता है कि यस, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैड आल्सो रिकमेंडेड इन 2019 दैट दीज राइट्स शुड बी रिटेन्ड एंड देयरफॉर इट शुड हैव बीन प्लेस्ड इन द 2022 बिल आल्सो। तो देखते ही एकदम दिल खुश हो जाता है अगर आप इसको कंक्लूजन में लिख रहे हो, वे फॉरवर्ड में लिख रहे हो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ना, इनका यूज कहाँ करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ताकि अभी से आपके मतलब फिट हो जाए दिमाग में कि इनको यूज कहाँ करना है। जब भी आप अगली बार इनको देखोगे तो एक अलग नजर से देखोगे कि ये मेरा कंक्लूजन है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है ना, उस नजरिए से आपको देखना है अगली बार। तो ये सब चीजें मतलब अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि इनका यूज कैसे करेंगे, तो ऐसे यूज करना है। और मैं आपको मतलब आज कितना टाइम है हमारे पास, अभी हमारे पास काफी टाइम है, 20 मिनट्स है। इस टॉपिक के बाद मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा। ठीक है, सिलेबस जो मेंस का सिलेबस होता है, या तो सिलेबस डिस्कस कर लेंगे या फिर एक एक्सरसाइज और है जो मैंने कल एक दूसरी क्लास में भी की थी, वो यहाँ भी कर सकते हैं अपन। तो बट सिंस टू ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, सो लेट अस वी विल बी डिस्कसिंग टॉपिक्स ओनली, यस सर। राइट, बिकॉज वो एक
इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप सभी के साथ, जैसे कि सिलेबस है। तो सिलेबस का एक एक पार्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने जब टॉपिक्स होते हैं ना, 100 टॉपिक्स होते हैं, तो अक्सर एस्पिरेंट्स जब न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे होते हैं, दिन में इतने सारे न्यूज़ उनके आंखों के सामने से जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे फिल्टर आउट कैसे करें चीज़ों को, कि पढ़ने वाली चीज़ कौन सी है, नहीं पढ़ने वाली चीज़ कौन सी है। तो वो सिलेबस अगर दिमाग में रहेगा, फटाफट आप फिल्टर आउट कर लोगे। और जो फिल्टर आउट की भी चीज़ें हैं, उनको यूज़ कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स में करना है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि यूज़ कैसे करना है उनका। तो ये सिलेबस वाला डिस्कस करेंगे, और एक मैप की एक एक्टिविटी है वो भी करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली उसको कल कर लेंगे, टाइम बचेगा तो आज भी निपटा देंगे, है ना। तो राइट टू पोर्टेबिलिटी एंड ये उसमें नहीं दिया है। फिर श्री कृष्ण कमेटी देखो फिर आ गई। उसने क्या बोला था, ए रोबस्ट सेट ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ। डेटा प्रोटेक्शन लॉ में इस तरह के जो राइट्स हैं, एक रोबस्ट सेट ऑफ राइट्स, यानी कि काफी सारे राइट्स जो हैं बहुत ही नेसेसरी हैं, इट इज ए इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ। अब इसका आप यहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, आर्टिकल 21 में भी आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आर्टिकल 21 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, प्राइवेसी इन द मॉडर्न एरा हैज बीन दिस दैट दैट, तो उसमें भी आप लिख सकते हो श्री कृष्ण कमेटी का नाम। आपको 100 एग्जाम्पल याद नहीं करने हैं, आपको कुछ गिने चुने 35 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, उन्हें 100 जगह अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आप इसको याद रखना, श्री कृष्ण कमेटी, और देखना अलग अलग टॉपिक्स में क्या इसमें यूज कर सकते हैं, क्या इसमें भी यूज कर सकते हैं, डिजिटल राइट्स में भी आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। हर जगह इनको आप अप्लाई करने की कोशिश करना। फिर ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, इनको फटाफट हम देख लेते हैं क्या क्या 7 प्रिंसिपल्स हैं। The usage of personal data by organization must be done in a manner that is lawful, fair to the individuals and transparent to the individual. Basically कानून के तहत होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। 3 टर्म्स ऐसे आपको याद करना है। अब आप नोट्स बना रहे हो वैनेसा साथ में? यस सर। ठीक है, आपके नोट्स का आज मेरे को एक वो स्कैन करके भेज देना, ठीक है, 1-2 पेजेस का, ताकि मैं चेक कर सकूं। फिर, है ना, तो मैंने ये जो गोल गोल इस पे किए ना, आपको इसी को मार्क करना है, आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना। पहला प्रिंसिपल कैसे लिखा, फर्स्ट प्रिंसिपल, यूसेज कैसा होना चाहिए, फेयर, लॉफुल एंड ट्रांसपेरेंट। एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ पूरा सेंटेंस याद ही नहीं रहता है, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ आपको ये वर्ड याद रहेंगे, LFT, लॉफुल, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, बस आपको इतना याद करना है। सिर्फ ये 3 लेटर्स याद करके जाने, पूरा सेंटेंस बन जाता है उससे, है ना। और उतना याद भी रहता भी नहीं है एग्जाम में कि पूरा सेंटेंस हम पढ़े। पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर इट विच इट वाज कलेक्ट। उसी काम के लिए आपको यूज करना है जिस काम के लिए ये आपने डेटा कलेक्ट की थी। डेटा मिनिमाइजेशन, डेटा मिनिमाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कि आपको, सपोज मैं आपको एक नोटबुक सेंड कर रहा हूँ, सपोज करो मैंने आपको नोटबुक सेंड की, तो मैं आपसे क्या चीज कलेक्ट करूं बताओ। अगर मैं आपको नोटबुक सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे क्या कलेक्ट करूंगा, मतलब आपको भेजने के लिए मुझे आपका क्या चाहिए। व्हाट्सएप नंबर। नहीं मतलब ऐसे वैसे भेजना, मतलब फिजिकल नोटबुक है। एड्रेस। एड्रेस, एग्जैक्टली exactly। अगर मान लो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपकी है ना एज भी इसमें फिल कर देना, आपका जो है वेट भी इसमें फिक्स कर देना, और सारी चीजें मैंने आपकी उसमें रिकॉर्ड कर ली, तो क्या मैंने कोई मतलब अदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की आपसे जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी, वो भी कलेक्ट की आपसे। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपसे वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी इसी बहाने से कलेक्ट करवा ली जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं थी, और अब मैं इसका प्रोसेसिंग करूंगा। कैसे प्रोसेसिंग करूंगा बताता हूँ। 22, सपोज किसी की एज 21 है, ठीक है, अब मैं उसको वो चीजें दिखाऊंगा जो कि 21 ईयर ओल्ड पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है। सपोज ग्रेजुएशन के आसपास होता है वो बंदा, है ना, या बंदी जो भी है, उसको मैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की वो बार बार एड्स दिखाऊंगा, किसी कोचिंग के ऐड दिखाऊंगा। सपोज उसका वेट 70 है ना, या फिर सपोज करो उसका वेट 40 है। अगर 70 है तो मैं उसको वेट लॉस के वीडियोस दिखाऊंगा, मतलब एड्स, उस एड्स में उसकी प्रोसेसिंग करूंगा। अगर 40 है तो वेट गेन के, मतलब इतनी बड़ी इस लेवल पे प्रोसेसिंग होती है इस डेटा की कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये एक नतीजा होता है।
अब आप समझ गए। यस सर। तो डेटा मिनिमाइजेशन का मतलब क्या है कि डेटा मिनिमाइजेशन बेसिकली जितनी आपको डेटा चाहिए उतनी ही करो, फालतू बकवास हमें नहीं देनी है डेटा। हम सिर्फ उतनी डेटा आपको देंगे जितनी आपको चाहिए। दिस इज, ये एक प्रिंसिपल है किसका, डेटा ये प्रोटेक्शन लॉ का। क्लियर है? यस सर। ओके। तो इसके आगे हिंदी में भी आप लिख सकते हो कि जितनी डेटा नेसेसरी है वही, अदरवाइज नहीं। मतलब बाद में आपको समझ में आए, क्योंकि ये डेटा मिनिमाइजेशन बाद में आप भूल जाओगे। 10 दिन बाद डेटा मिनिमाइजेशन का मीनिंग फिर आपको गूगल करना पड़ेगा, इसीलिए इसको लिख लो साइड में हिंदी में भी। एम्फेसिस ऑन डेटा एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन। एक्यूरेसी भी आपकी होनी चाहिए डेटा में, ऐसे नहीं रैंडम डेटा कलेक्ट करवा रहे हो बस। ठीक है। पर्सनल डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आप किसी की डेटा स्टोर नहीं कर सकते कि आप किसी ने अपना मतलब नंबर डाला, नंबर डालते वो स्टोर हो गया, ऐसा नहीं। आपको पहले परमिशन लेनी होगी। मतलब वो मूवी की याद आ जाती है मुझे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें वो एक एक्ट्रेस होती है तो वो हीरो को बोलती है कि परमिशन लेना चाहिए था, है ना। तो वो मैं मीम डालना भूल गया। अच्छा आइडिया है, नेक्स्ट टाइम मैं इसको डालूंगा, ठीक है। तो स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट एंड स्टोरेज शुड बी लिमिटेशन टू ए फिक्स्ड ड्यूरेशन। इसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज लिमिटेशन। याद आ रहा है आपको? स्टोरेज लिमिटेशन क्या था? यस सर। अभी फिक्स्ड, फिक्स्ड लिमिटेशन आपको देनी है कि भाई 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, आप 5-6 महीने के लिए, कितने टाइम के लिए आप स्टोरेज उसको कर रहे हो डेटा का। रीजनेबल safeguards to ensure there is no unauthorized collection or processing of personal data। ये तो इजी है। द पर्सन हु डिसाइड्स द पर्पस एंड मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग। यानी जो पर्सन है वो ये डिसाइड कर रहा है कि पर्पस क्या होगा, हम किस तरीके से प्रोसेस करेंगे डेटा को, वही पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। ठीक है। उस यस प्रोसेस सर। वही वही। ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया है। अब चलो ये क्वेश्चन मैं आपको कल ही बताऊंगा। वैसे तो रिकॉर्डिंग में देख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर चलो देख लो, क्या छुपाना है इसमें, क्वेश्चन देख लो, ठीक है, प्रिपेयर भी हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान, इस क्वेश्चन पे आंसर आपको लिखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वैसे आप मतलब लिख लो, या जैसे भी करना है। इसको आप प्रिपेयर भी कर सकते हो, पहले से आप प्रिपेयर होके आओगे। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे ये बताओ, आप क्या समझते हो इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है बेसिकली। आप बता सकते हो मुझे, व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन? सर की इश्यूज दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ, थोड़ा सा और मतलब सोचो, मतलब डीपली सोचो। लाइन बाय लाइन देखो, क्या वो लाइन आपसे कुछ कह रही है? वो लाइन वहां पे ऐसे ही नहीं लिखी गई है, उस लाइन का एक मीनिंग है। क्या अब वो आप लाइन आपसे क्या कह रही है, मतलब पहली 2 लाइंस पढ़ के बताओ। फर्स्ट लाइन का मीनिंग। सर लॉन्ग अवेटेड लेजिस्लेशन, मतलब काफी टाइम से ये चलता आ रहा है, पार्लियामेंट में डिस्कशन का एक मेन मुद्दा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। और बट स्टिल आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स उसको मतलब 2018 में भी किया था, बट देन वो हट गया था, फिर 19 में भी किया था, देन 2022 में दोबारा इसको मतलब बिल के फॉर्म में पास करने की कोशिश की जा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। ठीक है। अगर आप ये चीज समझ गए, आप मतलब सही, आपने एकदम इस चीज को पकड़ा कि ये जो लाइन लिखी हुई है ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन का। कि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्यों बनाया गया है।
तो ये 2 लाइंस का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा बहुत एक दो पैराग्राफ उस चीज के बारे में लिखना है कि 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था। तो हाँ, आप सही कह रहे हो कि ये लॉन्ग अवेटेड लेजिस्लेशन है, और हाँ, सेवरल अटेम्प्ट्स 2018-19, है ना, इट इज स्टिल अंडर द पाइपलाइन। तो ये चीज आपको कुछ कह रही है, क्या लिखने के लिए कह रही है कि 2018 और 19 के अटेम्प्ट्स के बारे में कुछ लिखो। आपने एकदम सही इस चीज का एनालिसिस किया है, और इसी को हम कहते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। वेरी गुड। और उसके बाद की इश्यूज तो आप लिख ही दोगे। अगर ये 15 मार्क का क्वेश्चन होता ना, 3 पेज वाला, तो इसमें आप थोड़े बहुत सजेशंस भी लिख देना, ठीक है। ये यस कित सर। ये कितने मार्क्स का है? चलो, ये इसको अपन अभी 10 मार्क्स का ही रखेंगे, है ना। अभी स्टार्टिंग है, 15 का कर दूं या 10 का करूं? सर 15 का कर दीजिए। चलो, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो 3 पेजेस बेसिकली। इसको आप ऑनलाइन, जब लाइव ही आप इसको लिखोगे, जब हमारी क्लास होगी उसी टाइम आपको लिखना है। और अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, डिस्कस की इश्यूज। की इश्यूज आगे क्या है, इन लाइट ऑफ रिकमेंडेशंस एंड गाइडलाइंस ऑफ वेरियस बॉडीज। यस सर। कुछ चमक रहा है दिमाग में? क्या क्या लिखोगे? श्री कृष्णा कमेटी, है ना, यस सर। सेक्टर एटसेट्रा, उन सब की वो यहाँ यूज होते हैं वो चीजें। तो ये एक बहुत मतलब इन डेप्थ आप जब एनालिसिस करते हो किसी चीज का, तब ये आपको मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है कि आंसर लिखना कैसे है। वरना जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स होते हैं, वो इतना डीपली सोच भी नहीं पाते हैं कि ये क्या इसमें लिखें क्या नहीं लिखें। वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, की इश्यूज लिख देंगे और आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मार्क्स नहीं आते हैं, इसीलिए मार्क्स उन्हें मिलते नहीं है। वरना जिसको मार्क्स मिलते हैं उनको बहुत भर भर के मार्क्स मार्क्स मिलते हैं। ये डिफरेंस होता है। और आज आप एक काम कर सकते हो, अभी वी हैव टाइम, सो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना? यस सर। ठीक है, कहाँ तक हो गया है वो? पता नहीं सर। कोई सोर्स रेफर कर रहे हो आप? नहीं सर। चलो कोई नहीं, उसके लिए चलो आपकी आज बेसिक छोटा सा एक टेस्ट लेता हूँ मैं, ठीक है। और जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये है, और ये मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट। तो दिस इज योर basic small test. Okay, can you see the screen? यस सर। चलो, तो टेल me, we'll discuss about this, that what are the names of these states. Okay, this is A, यस this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, and G. So tell me. सर। ए इज असम। Very good, बी इज अरुणाचल प्रदेश। very good, सी इज मेघालय। very good। कहीं से देख के तो नहीं बता रहे ना? नहीं सर। ठीक है, फिर D। सर डी इज नागालैंड। वेरी गुड। ई इज मणिपुर। यार सारे सही बता रहे हो। एफ। एक दो तो गलत करो, चलो क्लास में बाकी बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, अप हो जाए बेसिकली। सर एफ मिजोरम है शायद। श्योर नहीं हूँ।
अच्छा, और जी? लास्ट त्रिपुरा बचा। ठीक है, चलो सारे सही हैं आपके, है ना? तो कोई नहीं, ये पार्ट में कट कर दूंगा लेक्चर्स में से, ठीक है। तो ठीक है, ये सही बताया आपने। और इसका एक हिंट है ना, जो याद रखने का हिंट है आपका, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू रिमेम्बर दीज स्टेट्स, राइट? सो इसका एक नमामि करके आप याद रख सकते हो। आपको पता होगा गंगा के लिए एक प्रोजेक्ट था नमामि गंगे करके, राइट? सो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नमामि, ये एक सीक्वेंस में आते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सो ये फिर आप कभी नहीं भूल पाओगे, ये आपको हमेशा याद ही रहता है। आसाम, दिस इज मेघालय, एंड दिस इज व्हाट, त्रिपुरा। मतलब बच गया तो फिर त्रिपुरा ही है। और ये यस सर। अरुणाचल प्रदेश। कोई नहीं, बहुत अच्छा, आपने टेस्ट पास किया। अब इनकी कैपिटल्स बता दो मेरे को फटाफट सबकी। सर असम की कैपिटल दिसपुर है। हम्म। मेघालय की शिलोंग है। वेरी गुड। अरुणाचल प्रदेश की ईटा ईटानगर है। नागालैंड की कोहिमा। मणिपुर का इम्फाल। सर मिजोरम का याद नहीं, त्रिपुरा का अगरतला। कहाँ से देख रहे हो आप, ये सारे सही बता रहे हो। कोई नहीं, अच्छा है, मतलब आपका सही है प्रिपरेशन, ठीक है। बेसिक लेवल पे अगर हम देखें तो सही है। फिर अब हम क्या करेंगे, जब ज्योग्राफी है, जब हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली आपका ऑब्वियसली ऑप्शनल है, तो आपको हमेशा अदर स्टूडेंट से एक एज पे रहोगे आप, बट we'll be discussing like what are the mountains etc, mountain ranges, and what are the minerals present there. तो ये सब भी हम ज्योग्राफी में देखेंगे। तो उससे पहले मैंने यही सोचा था कि एक छोटा सा हम टेस्ट कंडक्ट करें इस तरह का मैपिंग का, ताकि पहले स्टेट्स के नाम याद आपको हो जाएं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करें, ठीक है? तो वेरी नाइसली डन, एंड गुड वर्क। और सर मिजोरम का कैपिटल क्या है? मिजोरम का कैपिटल बता दूं? हाँ चलो सर। 4 ऑप्शन देता हूँ, पोल करवा लेते हैं, इस पोल का फीचर भी यूज हो जाएगा। कहाँ चला गया पोल? मैंने नए नए फीचर्स सीखे हैं सारे कल। वेट ए सेकेंड, कुछ रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं सामने? मैंने ऐसा, कुछ रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं सामने? पोल यस सर। क्या आ रहा है इसमें? बी और सी। बी और सी, ठीक है, ठीक है, इसमें नाम पता नहीं चल रहा है। ओके, सो रुको मैं दोबारा इसको क्रिएट करता हूँ। वैसे तो पता ही चल गया होगा आपको अब तक। सो इसमें व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? उसमें वाईएसआई यूपीएससी लिखा हुआ रहा था ना ऊपर? हाँ। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन भी दिखेगा। ओके, मैंने यहाँ टाइप किया है, और चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो दिस इज योर चॉइस वन। यार इतने सिंपल से डालूंगा तो कोई नहीं। चॉइस टू, एंड दिस इज योर चॉइस फोर, बेसिकली थर्ड वन, एंड दिस इज योर चॉइस फोर। एक एक इसमें मैंने वो भी डाल दिया है। और ये जस्ट ए सेकेंड,
कौन सा वाला पोल दिख रहा है आपको? सर अभी नहीं दिख रहा कोई। नॉट लॉन्च्ड। ओके, आई एम लॉन्चिंग इट। वेट अ सेकेंड। ये रहा। यार एक क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम लगेगा तो। गुवाहाटी। दिख रहा है पोल, दिख रहा है आपको? यस सर। सो बेसिकली व्हाट विल बी द आंसर? एजवाल। हम्म और इसको आप बोल सकते हैं कि जस्ट ए सेकेंड, शेयरिंग स्क्रीन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको विजिबल है स्क्रीन? यस सर। हम्म तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि प्रिपेयर किए हैं इंजीनियर प्रवीण कुमार सिंह ने। ठीक है। एक दूसरे सर हैं तो उन्होंने प्रिपेयर करके क्वेश्चंस दिए हैं। तो आई विल, इफ यू वांट वी कैन डिस्कस इन द क्लास आल्सो, बट आई थिंक इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू टाइप द होल थिंग। लाइक सपोज ट्राई दिस क्वेश्चन। तो ये कर सकते हैं कि सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं स्क्रीन पे और सिर्फ पोल्स में ABCD डाल देता हूँ, जैसे दिस वन। अब कौन सा पोल आ रहा है आपके पास? सर ऑप्शंस हैं, शायद पहला वाला है, जैसे जैसे फर्स्ट टाइम दिया था। ठीक है, ठीक है। 1 2 and 4। तो ये कर सकते हैं अपन कि ये वाला जो पोल है ना, ABCD वाला, ये मैं इसमें यूज कर लूंगा। और ऑप्शन क्वेश्चन आपको मैं यहाँ दिखा दूंगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन टाइप करने के लिए पहले उसकी वेबसाइट पे जाना जाना पड़ता है, फिर उसको क्वेश्चन को सेव करना पड़ता है, फिर वो यहाँ अपडेट होता है, फिर ये लॉन्च होता है। तो इट विल बी बेटर, आई विल जस्ट राइट ABCD एंड यू कैन डू द पोलिंग। सो ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। सर पोल क्लोज करने के बाद दोबारा ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा, 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 वो स्क्रीन से गायब हो जाता होगा। हाँ। वेट। अब, या आपके पास लैपटॉप है या फिर आप फोन से यूज कर रहे हो? सर फोन से। और वो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन के ऊपर विजिबल होता है या साइड में कहीं, मतलब ऐसे आता है पोल? स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर ही। तो फिर क्वेश्चन पूरा नहीं cover दिखता हो- होगा आपको? ना। ठीक है, ठीक है, ये आई विल लुक इनटू इट, मतलब क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। yesterday only I discovered this feature, but anyways I will close this poll. First you read, I will give 2 minutes सर for। आई गिव दी आंसर। अच्छा, ये पोल ही डिलीट कर दिया मैंने। वेट, आई जस्ट, आपने आंसर दे दिया था? पोल यस सर। पोल मैंने गायब कर दिया था। वेट, A आपने आंसर दिया, राइट? यस सर। ओके। सो बेसिकली we'll discuss this question. Usage of personal data by must be done in a manner that is lawful, fair and transparent. अब कुछ याद आ रहा है आपको मैंने क्या बोला था उस टाइम पे? यस सर। LFT है ना, देखते ही आपको चमक गया एकदम कि हाँ ये तो बोला था। पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज कलेक्टेड। टॉक्स ऑफ डेटा मैक्सिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। पुट्स एन एम्फेसिस ऑन डेटा एक्यूरेसी। यस। तो अब आपके सारे क्वेश्चंस, अब यहाँ अगर ये होता विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट रिलेटेड, तो ये भी आपको
पढ़ना है, ठीक है। यस सर। ओके, वेरी नाइस। एंड we'll meet tomorrow. Tomorrow is class or not? I will ask Khushi also if she can attend the class. यस सर। Okay. थैंक यू सर। Okay, thank you.